हेलो दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है जरूर बताइएगा। हम लोग जो है एडिटोरिया का सेट कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने सेट 1 से लेके सेट 6 तक के लगभग 50 क्वेश्चन का जो सेट है उसको खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग सेट 7 के टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे उसको भी करेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो हम लोग करने में सक्षम रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछ रहा है कि इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ का कुल आवंटन किया गया। तो ये बिल्कुल गलत है। ये मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है, हालांकि ये सही है। फिर इसका जो बोल रहा है अगला जो ऑप्शन दिया है, गंगा नदी और उसकी सहायक नदी के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका फोकस एरिया पहला सीवेज उपचार, बिल्कुल सही। जैव विविधता को संरक्षण, बिल्कुल सही। नदी के सतह की सफाई, बिल्कुल सही। वनारोपण, बिल्कुल सही। जन जागरूकता, बिल्कुल सही। तो इसमें जो है वो पहला गलत है और दोनों जो है वो सही है। तो देख लेते हैं हम लोग। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में किया गया था। इसका फोकस एरिया देख ही चुके हैं हम लोग। सीवेज ट्रीटमेंट, जैव विविधता का संरक्षण, नदी के सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता फैलाना। इसका जो उद्देश्य है वो है गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना पहला, और गंगा किनारे जो भी लोग रहते हैं उनके जीवन स्तर को बेहतर करना। हालांकि अभी चर्चा में क्यों था, एक्चुअली राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का 10वां बैठक हुआ है, इसीलिए ये अभी चर्चा में था। तो इसको देख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था। तो बिल्कुल गलत है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है कि यह जल शक्ति के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया जाता है, सही बात है। तीसरा बोल रहा है कि 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण क्षेत्र में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया जा चुका है, बिल्कुल सही है। और इसका बोल रहा है कि इसके 2 चरण थे, एक चरण, और बोल रहा है कि सेकेंड चरण 2025-26 तक गांव को ODF प्लस स्थिति में बदलना है, ODF से ODF प्लस में बदलना है। तो ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार, जो राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन है, स्वच्छता मिशन ग्रामीण, वो शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, ना कि 15 को। इसका उद्देश्य वही है, ग्रामीण भारत में को खुले से मुक्त करना। इसके 2 चरण थे, 2014 से 2019, जिसका लक्ष्य था ODF ओपन फ्रीडिफिकेशन, और दूसरा है ODF प्लस 2018 से 2025 तक। और इसके जो घटक है, मेनली कई बार क्या होगा, ये ना पूछ के आपसे पूछ देगा इसके घटक कौन कौन से हैं। तो इसके घटक है अवसंरचना निर्माण पहला, दूसरा है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे गोवर्धन योजना हो गया। अवसंरचना निर्माण में 2 स्तर पे, एक व्यक्तिगत स्तर पे भी शौचालय निर्माण किया जा रहा है और सामुदायिक स्तर पे भी। जन जागरूकता और IEC, I का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन, E का मतलब हुआ एजुकेशन और C का मतलब हुआ कम्युनिकेशन। अगर आप इसमें देखेंगे, जैसे स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है, जैसे स्वच्छता ही सेवा, ये अभियान चलाया जाता है ताकि लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैल सके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से संबंधित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें दिया हुआ है पहला, इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। तो बिल्कुल सही है, बस इसका लक्ष्य यही है। और इसमें यह पाक जल मंडल के निकट है, तो कहाँ से होगा, पाक जो है वो अरब सागर में है। यह हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका पूछ रहा है असत्य का संत पूछ रहा है। इस सब पे आप ध्यान दीजिएगा, सत्य पूछ रहा है असत्य, तो असत्य पूछ रहा है तो पहला सही है, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ, और एक चीज और, ग्रेट निकोबार से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं।
जब आप द्वीप पढ़ते होंगे भौतिक विभाजन, उसमें 6 में एक आता है द्वीप, द्वीप में 2 होते हैं, एक अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी में। ये जो द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में है, और अंडमान और निकोबार 2 अलग अलग द्वीप होते हैं, तो 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। इसका सबसे ऊंचा शिखर सेंडल पीक है, और ध्यान दीजिएगा निकोबार का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट थूलियर है। आप अभी देखे होंगे DSO का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ दिया था लक्षद्वीप पे कितने द्वीप है, तो आपको निकोबार, अंडमान निकोबार पे कितने द्वीप है, 836 द्वीप है, इसको याद रखिएगा। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, वो है आपका महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। टोटल कितने नेशनल पार्क है, 5, जिसमें से एक मैरीन नेशनल पार्क, टोटल 5 है, जिसमें से एक महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार के मध्य अवस्थित है। तो ये बिल्कुल से याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया, मोहाली। तो इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं रटना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, MSME उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें फिर से वही असत्य पूछ रहा है, तो हम लोग सत्य देख लेते हैं, तो असत्य अपने आप पता चल जाएगा। चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसके जो बजट है उसमें इसके टर्नओवर निवेश दोनों में परिवर्तन किया गया है। तो सूक्ष्म में कहा गया है कि निवेश कितना से कितना के बीच में होना चाहिए। पहले 1 करोड़ था, जिसको बढ़ा के 2.5 करोड़ कर दिया गया, और टर्नओवर बोला गया ये 5 करोड़ से बढ़ा के इसको 10 करोड़ कर दिया गया। अगर आप 10 करोड़ का टर्नओवर करते हैं तो भी आप सूक्ष्म रहेंगे, पहले आप मध्यम में चले जाते थे, तो वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलती जो मैक्रो को मिलता है। लघु में 2 करोड़ से बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया गया, और टर्नओवर में 50 करोड़ से 500 करोड़, और जो मध्यम है उसमें 50 करोड़ से बढ़ा के 125 करोड़ निवेश कर दिया गया है, और टर्नओवर 250 करोड़ से बढ़ा कर 500 करोड़ कर दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पक्का इसमें से एक सूक्ष्म, लघु या मध्यम में से पूछेगा कि जो संशोधित आया था MSME एक्ट 2024 उसमें कितना था, और बजट 25-26 में निवेश और टर्नओवर को बढ़ा के कितना कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, देश का सबसे पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ किया गया। तो ये गुरुग्राम में, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है। देश का पहला राज्य जिससे हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है, ये छत्तीसगढ़, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है। इसमें पूछ रहा है कि क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो हाल में ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO भारत के स्वदेशी क्वांटम क्षमता को बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, तो बिल्कुल सही है। इस क्वांटम मिशन 2022 में स्वीकृति दी तथा इसकी अवधि इतना से इतना तक है, उपयुक्त सभी। तो बस इसमें एक ही सही है। आप लोग बताइएगा क्वांटम मिशन है उसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, नहीं तो कल हम लोग बताएंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लेस्ट स्टडी नामक अभियान किस देश ने शुरू किया है। यह एक्चुअली महिला के लिए अफगानिस्तान। इसमें आपको 2 चीज याद रखना है कि लेट्स स्टडी किस देश के द्वारा शुरू किया गया, अफगानिस्तान, और किसके लिए, तो ये महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पूछ क्या रहा है, सही या गलत। इसमें पूछ रहा है सही कौन सा है। अब भारत वास्तविक रियल GDP के आधार पर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, तो गलत है, 3री सबसे बड़ी बन गई है। IMF के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी बन गई है, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये सही है आपका। पहला में आप लोग बताइएगा क्या सही था। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवा बनी है। ये वेनेजुएला की पहली राष्ट्रपति बनी है। तो याद रखिएगा कि इसका नाम याद रखिएगा, पूछ देगा कहाँ की महिला बनी है, या नाम दे देगा नेटुम्बो नंदी नदैतवा कहाँ की पहली राष्ट्रपति बनी है, तो वेनेजुएला के। 13वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी दे दी, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो इतना जितना इन्फॉर्मेशन है उतना पीटी के लिए चाहिए, बाकी और जो चाहिए वो मेंस के लिए वो लोग हम लोग मेंस में देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि पहला इसमें रोवर ले जाने की तैयारी है, तो हाँ है। तो कितना केजी का रोवर होगा? 250 केजी का। दूसरा बोल रहा है कि यह किसकी संयुक्त परियोजना है? यह भारत और जापान का। जापान के स्पेस जो एजेंसी है उसको क्या कहते हैं? नाक्सा, यानी इसरो और नाक्सा का जाक्सा का यह संयुक्त परियोजना है। चंद्रयान 5 जिसको लुपेक्स कहा गया है। तो आपको याद रखना है लुपेक्स मिशन में किसका संयुक्त परियोजना है? यह भारत और जापान यानी इसरो और जाक्सा का संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चंद्रमा के सतह और उप सतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ का पता लगाना। स्पेशली यह मुख्य रूप से पानी और बर्फ का ही पता लगाने के लिए लुपेक्स को प्रक्षेपित किया जाएगा, जो चंद्रयान 5 कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा? चंद्रयान 5 जिसको आप किस मिशन के नाम से जानते हैं? लुपेक्स मिशन। यह किन दो देश की परियोजना है? भारत और जापान। किन दो एजेंसी है? इसरो और जाक्सा। इसमें रोवर ले जाएगा, उसका वेट कितना होगा? 250 केजी। और मुख्य रूप से यह चंद्रमा के सतह और उपसतह पर पानी और बर्फ की खोज के लिए ही जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला हमारा जो है वो है भारत की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्था द्वारा देश का पहला नदी डॉल्फिन संख्या अनुमानित रिपोर्ट है। तो यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्था के द्वारा नहीं किया गया है, तो पहला सही है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्था के द्वारा ही तैयार किया गया है। सबसे ज्यादा संख्या बिहार में है, गलत है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। दूसरी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल गलत है। ये बिहार में है। एक्चुअली संख्या को भी 22 वर्षा कर दिया गया है। 2220 बिहार में है, 2397 यूपी में है। तो याद रखिएगा, हम लोग देख लेते हैं पूरा। देश का पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पूरा डॉल्फिन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहला नदी डॉल्फिन रिपोर्ट किया गया है 2025 में। ये कब जारी किया गया? 3 मार्च 2025 को। किसने जारी किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ किया? नेशनल गिर पार्क राष्ट्रीय, वहाँ पे क्या हो रहा था? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का 7वीं बैठक था। स्टैटिक के लिए आपको बता दें, जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड होते हैं उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इनमें 3 नदी को सिर्फ शामिल किया गया था, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और जो टोटल नदी पाया गया था, जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा, 6327, जिसमें मात्र 3 डॉल्फिन सिंधु में पाया गया था। बाकी शेष कितना हो गया? 6324 जो गंगा में पाया गया था। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जानते ही होंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती कहाँ पे? बंगाल में, तब वो मेघना कहलाती है। और जो गंगे डॉल्फिन है वो टोटल 6324 था, जिसमें सबसे अधिक डॉल्फिन आपका उत्तर प्रदेश में था। सेकंड सबसे अधिक डॉल्फिन बिहार में था। अब बिहार में देख लेते हैं संख्या के हिसाब से और प्रतिशत के हिसाब से। तो कुल डॉल्फिन अगर प्रतिशत देखें तो पूरा जितना डॉल्फिन था उसका 35% बिहार में था। और संख्या में देखें तो 2220 डॉल्फिन जो है वो बिहार में पाया गया है। अब बिहार में देखिए डॉल्फिन से रिलेटेड कुछ, इसको पूरा आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिएगा। डॉल्फिन सफारी बनारस में है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है, कई बार पूछा जा चुका है। डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, जो सुल्तानगंज से कहलगांव तक टोटल 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बनाया गया है। और डॉल्फिन के बारे में देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए। 69 बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ है, जाके प्रीवियस ईयर जरूर से देखिएगा। डॉल्फिन जो है वो जलीय मैमल है। पहला डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था 5 अक्टूबर 2010 को। हालांकि नीतीश कुमार जी ने 2009 में ही केंद्र सरकार से इसका सिफारिश की थी, प्रस्ताव दिया था, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 5 अक्टूबर 2010 को। डॉल्फिन में क्या होता है यही पूछा हुआ है। 3 जो इन्फॉर्मेशन है 69 में, डॉल्फिन में क्रिस्टलीय लेंस नहीं पाया जाता है। जब क्रिस्टलीय लेंस नहीं पाया जाएगा तो वो अंधा होगा। जब अंधा होगा तो वो अपना, उसके सामने अगर कोई दुश्मन या कोई ऑब्स्टेकल आता है या खाना की पहचान कैसे करता है?
तो उसमें नेचुरल इक्वलाइजेशन होता है, यानी वो अल्ट्रासोनिक वेव रिलीज करता है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक का होता है। वो टकराता है किसी ऑब्स्टिकल से, फिर उसके पास आता है, फिर उसको पता चलता है कि उसको क्या करना है। डॉल्फिन को गंगा का बाघ कहा जाता है। डॉल्फिन बायो इंडिकेटर के रूप में काम करता है। यह IUCN के रेड लिस्ट में लुप्त पड़ा है। इसको शूशु भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है उसमें सांस नहीं लेता, क्योंकि डॉल्फिन जो है वो मैमल है, उसको क्या चाहिए? वायुमंडलीय ऑक्सीजन। तो वो सांस लेने के लिए वायुमंडल में आता है, फिर वहां सांस लेके फिर अंदर पानी में घुस जाता है। तो डॉल्फिन यही पूछा हुआ था कि राष्ट्रीय जलीय जीव है पहला। दूसरा पूछा था IUCN के रेड लिस्ट में किस प्रजाति में है, लुप्त प्राय में है। और तीसरा था कि डॉल्फिन जो है वो उसमें क्रिस्टलीय लेंस नहीं होता है, अंधा होता है। और डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान जानवर में से एक है दोस्त। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। तो इसमें जितना इंफॉर्मेशन दिया है वो सफिशिएंट है। सबसे पहला ये महाराष्ट्र के थे। दूसरा इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तीसरा आपको याद रखना है ये जो प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में, उसके ये डिजाइनर थे। और ये सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार है, यानी इनका एज 100 वर्ष हो चुका है। तो ये याद रखिएगा, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पूछ रहा है असत्य कथन का चयन करिए। तो इसमें सभी कथन जो है वो असत्य हैं। तो हम लोग देख लेते हैं सत्य कथन क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी कौन करता है। इसमें सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है, सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये जारी करता है IQAir। इसमें शीर्ष सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? चांद। कहाँ का है ये? चांद है। उसके बाद है शीर्ष भारत का कैमा स्थान है प्रदूषण उत्पन्न करने में? 5वां स्थान है। विश्व में टोटल 23 शहर हैं जो सबसे प्रदूषित है, उसमें 20 शहर भारत के हैं। तो सोच लीजिए क्या हाल है भारत का। सबसे अधिक प्रदूषित शहर मेघालय का बर्निहाट है। तो एकदम रटिए, रट लीजिएगा, समझिए कि। उसके बाद सबसे प्रदूषित देश देख ही लिए चांद। सबसे प्रदूषित राजधानी न्यू दिल्ली। सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट मेघालय का है। अब कई बार पूछ देता है एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन सा है। तो उसमें पार्टिकुलेट मैटर आता है 2.5, 2.5 और 10। एक्चुअली 2.5 क्या होता है? जो पार्टिकुलेट मैटर होता है उसका साइज है। ये भी पूछा हुआ है 60-62 में शायद। SO2 होता है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट में नहीं रखा गया है, वो ग्लोबल वार्मिंग को जनरेट करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेड, अमोनिया। ठीक है, याद रहेगा क्या क्या है। पार्टिकुलेट मैटर पहला, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा ओजोन, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड, 5वां नाइट्रस ऑक्साइड, 6ठा लेड, 7वां अमोनिया। अब पार्टिकुलेट मैटर में 2 आ जाता है 2.5 और 10। ये दोनों इसका साइज है। ठीक है, अब अगला देख ही चुके हैं ये हम लोग। 16वां क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय लंबी दूरी के धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया? अर्चना यादव। आप लोग बताइएगा किस खेल से संबंधित थी। बट आपको ये ध्यान रखना है ऑक्सीड्रोलोन क्या है? एक प्रतिबंधित कोई पदार्थ है जिसको एथलीट को खाने के लिए मना किया गया है, और ये खा ली थी और खा के दौड़ी होंगी, इसी वजह से इनको प्रतिबंध लगा दिया गया है 4 साल के लिए। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में विजेता कौन देश है? भारत। बस इतना ही याद रखना है। अभ्यास खंजर जिनके बीच में संयुक्ताभ्यास होता है, ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है, यही याद रखना है। अगला है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया? गोवा में। तो इसमें आपको याद रखना है कि सागर भवन और ध्रुव भवन क्या है। तो ये है आपका राष्ट्रीय ध्रुवी महासागर अनुसंधान पहला। दूसरा है इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने।
और तीसरा ये कहाँ पे है, गोवा में। तो इसको आप में 3 क्वेश्चन याद रखना है कि सागर भवन और ध्रुव भवन क्या है, ये ध्रुवीय महासागर अनुसंधान है। दूसरा रखना है कहाँ है, गोवा में। और तीसरा इसका उद्घाटन किसने किया, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया, डेविड बेकहम। इतना ही है। हाल ही में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्तांतरित टेक इट डाउन एक्ट किस चीज़ से संबंधित है, इसको हमने काफ़ी ब्रीफ में पढ़ा हुआ है पहले, तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने जैसा है नहीं। ये AI जनरेटेड डीपफेक सामग्री के नियंत्रण हेतु है। प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया, नेपाल में। उसके बाद अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है, ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसको स्थापित किया जाएगा। टोटल अभी तक 6 सेमीकंडक्टर जो विनिर्माण संयंत्र है उसको स्थापित किया जा चुका है, जिसमें 4 आपका गुजरात में है, 1 असम में है और 1 जो है अभी उत्तर प्रदेश नोएडा में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। जो अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसने विधानसभा में कार्रवाई प्रसारण के लिए सांकेतिक भाषा का यूज किया, तो वो पंजाब है। और यह जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए यह शुरू किया गया है। मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस इस किस साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, यह है नेहा झा मैनी। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। हालिया संदर्भ में चर्चित 3R इकोनॉमी किस चीज़ से रिलेटेड है, सर्कुलर इकोनॉमी। हाँ दोस्त, आप लोगों को कुछ इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। एक अभी हाल में चल रहा है ऑरेंज इकोनॉमी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। गिग इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। ब्लू इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये सारा अभी चर्चा में था। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और यह भारत मंडपम में किया गया है, न्यू दिल्ली में। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि लगेगा ये नॉर्थ ईस्ट का है तो कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट में किया गया होगा, तो नहीं, ये न्यू दिल्ली में किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और इसका उद्देश्य है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में निवेश को आकर्षित करना। हाँ, ये क्वेश्चन भी आई है कि एस्टीम क्या है, तो यह महिलाओं को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल से जो मतलब साइंस बैकग्राउंड में मैक्सिमम महिला इसमें देखा गया है कि स्ट्रीम में महिलाएं बहुत कम इनकी भागीदारी है, तो इनके भागीदारी को बढ़ाना, और ये शिक्षा से संबंधित है, तो याद रखिएगा। ये इससे 70वीं BPSC मेंस में भी पूछा हुआ है। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश का पहला AI संचालित उपकरण का नाम क्या है, जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है। आप समझ सकते हैं कि आपके बॉडी से पता नहीं कैसे। अमृत स्वस्थ भारत, ये आपको याद रखना है बस। प्रोजेक्ट हिफाजत शुरुआत किस और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है, प्रोजेक्ट हिफाजत ये किया है आपका पंजाब ने। तो आपको पता रहना चाहिए कि शुरुआत किसने किया, पंजाब ने। और ये क्या है, या महिला और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। तो इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है। प्रोजेक्ट हिफाजत पहला, ये कहाँ शुरू किया गया है, पंजाब में। दूसरा, किस चीज़ के लिए शुरू किया गया है, तो महिला और बच्चों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है। सिपड़ी को हमने बहुत डिटेल्स में पहले पढ़ाया है, तो वहाँ आप लोग जाके देख लीजिएगा। अपने टीकाकरण कार्यक्रम को और मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट ऐप लॉन्च किया है, तो ये उत्तर प्रदेश है। इस तरह का एग्जाम्पल आप मेंस में भी लिख सकते हैं कि ये इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए, ताकि जो सार्वभौमिक टीकाकरण है उसका क्रियान्वयन सही से हो सके। अगला है कि किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा कर दिया। रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रख दिया है, वो असम है। इसमें घबरा के मत कर दीजिएगा पश्चिम बंगाल या झारखंड, तो ये आपका असम है। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना भी इम्पोर्टेंट कहा जाए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 35 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में भारत में FDI के अंतर प्रवाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है।
एफडीआई का अंतर प्रवाह 23-24 की तुलना में 14% वृद्धि को दर्शाता है, तो सही है। सबसे अधिक एफडीआई भारत को मलेशिया से प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल गलत है। सबसे अधिक एफडीआई सर्विस सेक्टर में प्राप्त हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है, बट 19% नहीं 26% के आसपास हुआ है। राज्य में सबसे अधिक एफडीआई दिल्ली को प्राप्त हुआ है, तो ये भी गलत है। सर्विस सेक्टर में प्राप्त हुआ ये सही है 19%, हाँ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, इसमें हो जाएगा 2 और 4, दिल्ली को प्राप्त नहीं हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा एफडीआई को। एक्चुअली एफडीआई हम कहाँ पढ़ते हैं आपको पता होना चाहिए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको बार बार देखिएगा, और ये इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें 3 खाता होता है, चालू खाता, पूंजी खाता और विदेशी मुद्रा भंडार। तो जो एफडीआई आता है वो पूंजी खाता में आता है, जिसको आप कैपिटल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमने पढ़ाया है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मान के चलिए इससे 1 या 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा। 69th में 2 क्वेश्चन इससे पूछा था। अभी जहां भी उत्तराखंड एग्जाम हुआ है वहां भी विदेशी मुद्रा भंडार से क्वेश्चन पूछा है, और 69th में भी पूछा था विदेशी मुद्रा भंडार में किसको संरक्षित रखते हैं, और एक यही पूछा था एफडीआई से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कई बार पूछ देता है कि किस सेक्टर में कितना एफडीआई को अनुमति दिया गया है। तो मल्टी ब्रांड में 51% है, प्रिंट मीडिया में 26% है, प्राइवेट बैंक में 74 है, स्मेश में 100% है, बीमा में 74% है। हाँ, ये जो हम लोग देख रहे थे कि किस किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सेवा में है। उसके बाद कंप्यूटर है, उसके बाद आपका ट्रेडिंग है, फिर दूरसंचार है। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आकर्षित करने वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है पहला। टोटल जितने देश में एफडीआई को आकर्षित हुआ है उसका 31%, और सेकेंड जो है वो कर्नाटका है, याद रखिएगा। सबसे अधिक सिंगापुर से आता है 25% हमारे यहाँ। उसके सेकेंड पे आता है मॉरिशस, पहले पे सिंगापुर आता है, तो इसलिए वो गलत था, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खाड़ी में टॉर्टाइज पहल की शुरुआत किस देश ने किया है? ये सऊदी अरब। इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखना नहीं है। भारत के जैव प्रौद्योगिकी के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव विविधता 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है? 2030। इसको रट लीजिएगा बस, इसमें इससे ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बस याद रखिएगा किस वर्ष तक भारत की जैव विविधता 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है, 2030 तक, या पूछेगा 2030 तक जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितना बिलियन जो है वो अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है, तो वो 300 बिलियन का है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ रटना नहीं है। अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो है आपका समाचार पत्रों में चर्चित नारगोनो करवाख क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? अजरबैजान। तो बस ये टर्म याद रखिएगा, नारगोनो करवाख क्षेत्र कहाँ से है? अजरबैजान से। ये एमएसएमई वाला हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाताधारों में अधिकतम कितना नॉमिनी रखने का अनुमान देता है? 4। तो अच्छा है ये। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम सौर वेदनाम उत्सव। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि प्रथम सौर वेदनाम उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मोतिहारी में बनाया गया। और क्यों मनाया गया? ये है कि जो भारतीय सशस्त्र बल होते हैं इनके 2 उद्देश्य थे। एक तो था कि जो भारतीय सशस्त्र बल होते हैं उनके शक्ति का प्रदर्शन करना, और दूसरा था युवाओं को सेना के प्रति जागरूक करना, नागरिकों को सेना के प्रति अवेयर करना। तो ये याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रथम है और यह बिहार में मनाया गया, और बिहार के मोतिहारी में सौर वेदनाम उत्सव, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो अगला क्वेश्चन है वो है 7 से 9 मई तक 2025 गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? 244। युगे युगीन भारत क्या है? ये एक्चुअली राष्ट्रीय संग्रहालय है जो किसकी सहायता से स्थापित किया जाएगा? फ्रांस की सहायता से। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली। तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक तो आपको पूछ देगा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और किसकी सहायता से स्थापित किया जाएगा? फ्रांस की सहायता से। पर्पल फेस्ट 2025 किस समूह से संबंधित है? दिव्यांगजन से। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं रटना है इसमें।
राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है? पर्वतमाला। आप लोग 2-4 चीज जरूर याद रख लिएगा, भारतमाला, पर्वतमाला, सागरमाला, ये जितने माला है किस चीज से रिलेटेड है उसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। एक बार पूछा हुआ है भारतमाला, स्वर्णिम चतुर्भुज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन कौन सी योजना है उसको एक जगह लिख लीजिएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांग आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? तो ये फंडामेंटल राइट है। एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया? तो ये उत्तराखंड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं भी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितना आरक्षण शुरू कर दिया है? 4%। तो जो भी दिव्यांग कर्मचारी हैं उनको केंद्रीय आवास में 4% आरक्षण दे दिया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य का पहला वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए? तो बस इसमें ये ध्यान रखना है कि सरिंगखम ए क्या है? यह एक कोयला खनन ब्लॉक है जो कहाँ पे है? मेघालय में। बस जो अगला और लास्ट हमारा है, इसको हमने कई बार किया है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य वो केरल है। तो आज के लिए दोस्त बस इतना ही। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आप लोगों के लिए कंटेंट लाने में हमको भी अच्छा लगता रहे। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।